नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोचिंग में मैं दिनेश सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चले हैं। अगला जो टॉपिक है क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और इसमें क्या क्या हम लोगों को अध्ययन करना है यानी पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसके पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात, देखा जाए तो वहाँ बहुपद पढ़ा होगा सबसे पहले। तो बहुपद में जब टाइप पढ़ रहे थे तो वहाँ एक द्विघात बहुपद की बात आई। तो द्विघात बहुपद ही लगभग क्या होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, तो एक ऐसा समीकरण, ठीक है, जिसमें चर की संख्या एक हो, चर कितने हो एक, और उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए दो, दो ही घात हो, न उससे कम हो न उससे ज्यादा हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और इसमें डज नॉट इक्वल ए हो, ए को डज नॉट इक्वल जीरो हो, ठीक है, यानी ए का मान अगर जीरो नहीं है तब तो द्विघात समीकरण है, और अगर ए का मान जीरो हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? मान लीजिए हमने एक इक्वेशन उठाया और यहाँ दिया जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो रहा नहीं क्योंकि जीरो से इंटू होगा तो खत्म, तो बना गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल का जीरो। तो इस केस में ये हो जाएगा एक चर समीकरण। चर समीकरण कहें एक चर वाला समीकरण, या फिर इसी को हम रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ ए की वैल्यू शून्य यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ए बी और सी तीनों ही क्या माने जाएंगे, अचर। और एक्स की बात करें तो एक्स यहाँ क्या होगा, चर। इतनी बात क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल करना है, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए तीन विधियां हैं। कितनी विधियां? तो द्विघात समीकरण को हल करना, तो इसके कितने पार्ट हैं? तो इसमें हमको तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले देखेंगे तो इसमें गुणनखंड विधि आती है, जो कि कक्षा 9 इसमें क्लास 9 में आपने इसको पढ़ा होगा। तो गुणनखंड विधि से दिए गए इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को क्या करना, हल करना। दूसरा आता है श्रीधराचार्य प्रमेय, सूत्र, सूत्र या विधि लिख सकते हैं, फिर आप सूत्र लिख देते हैं। और तीसरा आता है पूर्ण वर्ग बनाना। क्लियर? सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं, इसको लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा उद्देश्य जो है ये है कि हम सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, पहले आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है और क्या हमको पढ़ना है। जब तक आपके उद्देश्य क्लियर नहीं रहेंगे तब तक कोई चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास आ गया क्या, द्विघात समीकरण को हल करना। दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना या प्रकृति बताना। ठीक है, कहीं कहीं प्रकृति मिलेगा और कहीं कहीं लक्षण या विशेषता लिख जाता है, तो दोनों सही। इसमें चार कंडीशन होती हैं, तो सबसे पहले चारों कंडीशन आप समझ लीजिए। कुछ बुकों में तीन ही दिए हैं लेकिन हम चारों समझा रहे हैं। अगर मान लेते हैं डी का मान 0 से छोटा आ गया, ठीक, अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा डी क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए डी को हिंदी में विविधतर कहा जाता है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्लियर? और सूत्र इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो इस केस में जो मूल्यों की प्रकृति होगी, वो मूल्य जो होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक, असमान और अपरिमेय। हो सकता है आगे पीछे लिख दें, मतलब ये तीन चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? दूसरे नंबर पे चलते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव है, तो इस केस में जो अवास्तविक लिखा है हो जाएगा वास्तविक। फिर क्या लिखा है, असमान, तो असमान तो यही रहेगा और अपरिमेय भी यही रहेगा। क्लियर? फिर अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, लेकिन शर्त ये
ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, तो इस केस में वास्तविक तो था ही था, ये रहेगा नहीं, और यहाँ ये असामान्य का ये भी रहेगा, आप परिमेय के स्थान पे हो जाएगा परिमेय। क्लियर है इतनी बात। और चौथा आता है डी इक्वल 0, तो डी इक्वल 0 में ये भी सही है, असामान्य के स्थान पे समान हो जाएगा और परिमेय के स्थान पे परिमेय। क्लियर। तो ये चार कंडीशन है। पहले आपको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधि हम लोगों को पढ़नी है, 3। गुणनखंड विधि, तो इधर अचर चुने और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है या लक्षण बताना है। तो उस समय अगर डी का मान 0 से क्या आता है, छोटा, 0 से अगर छोटा आता है तो मूलों की प्रकृति बनेगी अवास्तविक, असमान, अपरिमेय। क्लियर। और अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। क्लियर। और अगर डी का मान 0 से क्या होता है, बड़ा है और साथ में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग लोग अगर कंफ्यूजन आ रही हो तो जैसे एक किसका वर्ग होता है, 1 का होता है। फिर बात करें 4 2 का वर्ग होता है, फिर 9 होता है आपके पास, 3 का वर्ग, फिर 16। तो अगर ऐसी संख्याएं प्लस के साथ आएंगी तो यहाँ पर बैठेंगे, जैसे यहाँ पर बैठेंगे तो इसमें वास्तविक होगा, असमान होगा और साथ में क्या होगा, परिमेय होगा। क्लियर। आगे देखते हैं, अगर डी का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डी का मान अगर 0 होता है तो दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ में जो यहाँ असमान लिखा था ये क्या हो जाएंगे, समान होंगे, और साथ में देखें तो ये अपरिमेय से क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद बात आती है तो और क्या हमारे पास थर्ड टॉपिक है। तो थर्ड टॉपिक ये है कि जो लास्ट टॉपिक आता है आपके पास, द्विघात जो समीकरण होते हैं, ठीक है, तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ इबारती प्रश्न हैं। अब सुनो समस्या आ रही, इबारती प्रश्न क्या होते हैं। इबारती प्रश्न कहते हैं ऐसे प्रश्न जिनमें थ्योरी लिखी होती है, जैसे दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 154 है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है तो उनको इस प्रकार कहा जाता है, या फिर इन्हीं को हम वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर। इनमें भी कई टाइप आपको पढ़ना है। नंबर 1 है संख्या से संबंधित, संख्या से संबंधित प्रश्न। संख्या में भी कई प्रकार के आते हैं, एक अंक वाली संख्या हो सकता है, 2 अंक की संख्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें आगे तो संख्या से संबंधित प्रश्न में इतने बन सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाते हैं आयु, आयु से संबंधित प्रश्न, ठीक है। आयु जैसे उसमें लिखा होता है कि कोई लड़का है, उसके पिताजी की आयु उसके लड़के की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के बाद आते हैं तो नाम सुना होगा नाव या फिर ट्रेन, यानी चाल से संबंधित, चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न। संख्या से संबंधित हो गए, आयु से संबंधित हो गए, क्षेत्रफल से संबंधित हो गए, चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न। तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। हो सकता है कुछ टॉपिक छूटे हों। क्षेत्रफल में भी जैसे आपका त्रिभुज होता है, ठीक है, बागवान होता है, खेत होता है, आयताकार होता है, ऐसे क्वेश्चन लिखने आ जाएंगे। चाल में जैसे ट्रेन आती है, ट्रेन से क्वेश्चन जैसे कि कोई ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगर स्पीड बढ़ा दिया जाता है तो उसमें चाल निकालने में ज्यादा क्वेश्चन में आता है। तो ये हो गए इतने, ठीक। तो इनको आप लोग पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद सभी टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हम एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, सूत्र वाली बात थी, तो श्रीधरा का हमें सूत्र नहीं लिखा है तो पहले उसको लिखा देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई द्विघात समीकरण हमारे पास x² + bx + c = 0 दिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि होगा। उस केस में अगर आपको सीधा चर प्रमेय या सूत्र लिखना है तो क्या फॉर्मेट बनता है, तो बनता है x = -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर, और पूरे का डिवाइड कितना है 2a। एक बात और बता दें, कोई भी द्विघात समीकरण है अगर उसका फैक्टरियल गुणनखंड नहीं बन रहा है तो उस केस में हम इसी को लागू करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से देखें तो ये द्विघात समीकरण की रामबाण विधि है, ठीक है। बगैर इसके ज्यादातर देखें तो सभी क्वेश्चन पे लागू होगा, जहां गुणनखंड लागू नहीं होगा वहां पर भी हम इसको लागू करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, यदि चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।